Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने complete किया digestion and absorption जो chapter number 16 unit 5 human physiology का था. इस chapter में हमने complete किए वो सारे questions, वो सारे issues जो digestion और absorption के related थे. आज हम एक नया chapter start करेंगे जिसका नाम है gaseous ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज. जो ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज है इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे, ये रीड करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, किस तरीके से इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग से टुवर्ड्स द टिश्यूज, और वहां पे किस तरह इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और वहां से जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसे किस तरह वापस लाया जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, और लंग से उसे किस तरह एक्सपेल किया जाता है. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज. पहले हम रीड करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मीन्स inhalation of oxygen, यानी कि हम O2 इनहेल करते हैं, हम O2 लेते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस में एयर होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में पहुंचता है, हमारे एल्वियोलस में पहुंचता है. तो जब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है तो उसी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उस CO2 को हम रिलीज करते हैं बाहर. यानी कि हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचा, उसके बाद हमने एक्सपेल किया कार्बन डाइऑक्साइड जो इसी लंग्स में मौजूद था तो उसको हमने बाहर निकाला. सो इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and exhalation of carbon dioxide is known as breathing. तो breathing होता क्या है? Breathing means कि जब हम ऑक्सीजन लेंगे और उसके बदले क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ उसके बाद दूसरी टर्म है हमारे पास, इसका नाम है रेस्पायरेशन. ध्यान से देखिए, उसका दूसरी टर्म जो है वो है रेस्पायरेशन. देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है. जब हमने ऑक्सीजन लिया तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में है, हमारे एल्वियोले में है, तो एल्वियोले से इस ऑक्सीजन को हमें ट्रांसपोर्ट करना है टुवर्ड्स द टिश्यू. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स towards tissues. ठीक है, तो हमने O2 को कहां पहुंचाया? टिश्यूज तक. उसके बाद टिश्यू में ये एक्सचेंज हुआ, ये ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स को मिला, सेल्स ने इस ऑक्सीजन को यूज किया फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टुवर्ड्स टिश्यूज, और वहां से टिश्यू से क्या है? एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कहां से? फ्रॉम टिश्यूज टुवर्ड्स लंग्स. तो इस तरह एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2. कहां से? लंग से टुवर्ड्स द टिश्यूज, यानी कि लंग से O2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द टिश्यूज, और टिश्यू से CO2 को वापस लाया जाता है टुवर्ड्स द लंग्स. सेल्स में क्या होता है? एक और रेस्पिरेशन होती है, इसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. यानी कि सेल्स में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके प्रोड्यूस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. यानी कि हमने टिश्यूज को दिया ग्लूकोज और सॉरी ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यूज होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वाटर
एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस CO2 को हम इसी रूट के जरिए वापस लाते हैं टुवर्ड्स द टिश्यूज। तो इस तरह अगर हम देखेंगे जो ये रेस्पिरेशन है, या हमने यहां पे देखा ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसके बाद है गैशियस एक्सचेंज। देखिए कहां कहां पे, सपोज हम बात करेंगे एल्वियोलस की, ये कैपिलरी है, ये एल्वियोलस है, ये एल्वियोलस है, इसमें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है किसके साथ, कैपिलरीज के साथ, और कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई को दिया जाता है। तो यहां पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 पास ऑन होता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू कैपिलरीज, और कैपिलरी में जो CO2 है वो पास ऑन होता है टुवर्ड्स द एल्वियोलाई। तो यह है गैशियस एक्सचेंज। या जब यही कैपिलरी जाती है इस ऑक्सीजन को लेके कहां तक, टुवर्ड्स द टिश्यूज। सपोज ये हमारे पास सेल है, यहां पे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन किसे दिया जाता है, टिश्यूज को दिया जाता है। टिश्यूज में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो ये CO2 वापस जाता है कहां पे, कैपिलरीज में। इस तरह यहां भी एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो गैशियस एक्सचेंज मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टू मीडियम, बिटवीन द टू एनवायरमेंट। सपोज यहां पे टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में, या लंग्स और कैपिलरीज के बीच में। अगर हम देखेंगे कि जो ये रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन के स्टेप्स, रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप आता है। सबसे पहले मैंने अभी आपको लिखा हमने ब्रीदिंग, ये स्टेप्स है, स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा स्टेप गैशियस एक्सचेंज, यानी कि एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी कि किस तरीके से गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम एल्वियोलाई टुवर्ड्स द टिश्यूज, टिश्यू से वापस एल्वियोलाई। एंड फोर्थ दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि किस तरीके से ये जो है सेल्स के अंदर किस तरीके से जो ये ग्लूकोज है, जो ये फ्यूल है, ये किस तरह ऑक्सीडाइज होता है। सो ये चार बेसिक स्टेप्स है रेस्पिरेशन के। क्या क्या है, सबसे पहला ब्रीदिंग, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आता है ब्रीदिंग में। अब जब हमने इनहेल किया, जब हमने सांस ली, ऑक्सीजन पहुंचा एल्वियोलाई में, तो उस एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो हम एक्सचेंज करते हैं कैपिलरीज के साथ, और कैपिलरीज में CO2 है वो दिया जाता है किससे, एल्वियोलस को, यानी कि लंग्स को। उसके बाद इस कैपिलरी में जो ऑक्सीजन है इसको लिया जाता है टिश्यूज के पास, और टिश्यूज के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस लाया जाता है टुवर्ड्स द लंग्स। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से सेल्स में इस ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करेंगे। सो जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप्स के होते हैं। रेस्पिरेशन जो है इट्स ऑफ टू टाइप्स। Respiration is of two types. So we'll write here respiration. इसके दो टाइप्स हैं। पहला है एरोबिक, ये तो हमने लोअर क्लास में पढ़ा भी है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन which occurs respiration which occurs in presence of O2, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसे कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives CO2 plus H2O plus energy in the form of ATP, यह है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक मींस कि वो रेस्पिरेशन जो होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो गए, तो हमने लोअर क्लास में पढ़ा है। रेस्पिरेशन
which occurs in absence of oxygen, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी या ऑक्सीजन की नीड नहीं है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यीस्ट देखते हैं। यीस्ट में आपको पता ही है कि जब रेस्पिरेशन होती है वहां पे इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। या अगर आपको याद होगा हमारे मसल सेल्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, या हमारे आरबीसीज में, वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। दैट मीन्स वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये दो तरह की होती है। एक जिसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। फैकल्टेटिव किसे हम कहेंगे? फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दैट रेस्पिरेशन जिसमें अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म लेंगे, सपोज हम बैक्टीरिया लेंगे, तो अगर उसे एरोबिक मोड होगा तो वो रेस्पिरेट करेगा। अगर एरोबिक की जगह उसको वो स्विच ऑफ हो गया एनएरोबिक मोड में, वो तब भी रेस्पिरेशन करेगा। यानी कि जो फैकल्टेटिव है वो दोनों मीडियम में रेस्पिरेशन कर सकता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक हो। लेकिन ऑब्लिगेटरी जो है वो एक ही मीडियम में रेस्पिरेशन करेगा, दैट्स एनएरोबिक। अगर वहां पे एरोबिक मोड आ गया तो वो एरोबिक मोड उस ऑर्गेनिज्म के लिए जानलेवा हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, और उसकी क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। नाउ रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि जिस जगह पे रेस्पिरेशन होगी वी कॉल्ड इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। चार चीजें नेसेसरी है इस रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए, यानी कि वही जो एक सूटेबल रेस्पिरेशन के लिए चार चीजें मस्ट है। कौन कौन सा? सबसे पहला, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये थिन होना चाहिए। जितना ये थिन होगा उतना इजीली एक्सचेंज होगा गैसेस, उतना इजीली परमेबिलिटी होगी गैसेस की। जितना रेस्पिरेटरी सरफेस थिक होगा उतना कम चांस है रेस्पिरेशन का। और दूसरा, ये मॉइस्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। यानी कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है थिन के साथ साथ ये मॉइस्ट भी होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सके, यानी जिसमें सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की। और थर्ड, इसमें ब्लड वेसल्स होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा एक्सचेंज होगा, गैशियस एक्सचेंज। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम गैशियस एक्सचेंज होगा। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, इफ वी टॉक ह्यूमंस में दो रेस्पिरेटरी सरफेस है। एक है स्किन और दूसरे है लंग्स। एक है स्किन और दूसरी क्या है? लंग्स। जो स्किन जो है ये थिक है, ये बनी है स्ट्रैटिफाइड, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये थिक है स्किन, और इसमें लेस ब्लड वेसल्स है, ठीक है। एंड इसका जो सरफेस एरिया है वो है 1.5 मीटर स्क्वायर। यानी कि स्किन जो है ये थिक है और इसके बॉडी इसमें लेस ब्लड वेसल्स है और सरफेस एरिया बिल्कुल कम है। अगर हम लंग्स की बात करेंगे, लंग्स की यानी कि एल्वियोलाई की, ये बिल्कुल थिन है और इसमें हाई कंटेंट ऑफ ब्लड वेसल्स है,
और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, दैट्स इक्वल टू 18 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम दो ह्यूमंस में स्किन और लंग्स है, जहां जिसमें जिस जगह पर रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि हमारी स्किन में भी थोड़ी बहुत स्मॉल अमाउंट में रेस्पिरेशन होती है, लेकिन ध्यान से देखें स्किन चूंकि थिक है और इसका सरफेस एरिया बिल्कुल कम है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा नहीं है। लेकिन जो लंग्स है ये बिल्कुल थिन है और इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स है और इसका सरफेस एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा रेट है रेस्पिरेशन की, वो कहां पे होती है? लंग्स में होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है? We'll see it in the tabloid form. सबसे पहले जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस यानी कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन होगी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसमें प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये पहला है। सेकंड, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि थ्रू स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन होगी। एक तो उसमें अर्थवर्म है, फ्रॉग है। नेक्स्ट ट्राइकियल ट्री, इसमें थ्रू ट्राइकिया होगा, ट्राइकियल ट्री। ये होता है इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स है उनमें होते हैं। उसके बाद होते हैं छोटे छोटे और लाइक बुक लंग्स, बुक गिल्स, वो स्कॉर्पियंस में होते हैं या मोलस्कन्स में होते हैं। बुक लंग्स या बुक गिल्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। फिर हम बात करेंगे ट्रू गिल्स की। फिर हम बात करेंगे ट्रू गिल्स की। तो ये कौन है गिल्स? गिल्स में पाइसेस आते हैं और उसके बाद लंग्स, लंग्स इनमें एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एव्स, देन मैमल्स। यह है different types of respiratory organs in different kinds of animals. किसी में जनरल बॉडी सरफेस है, किसी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, किसी में ट्राइकियल ट्री होता है, ट्राइकियल ट्री, ठीक है बेटा, ट्राइकियल ट्री। किसी में बुक लंग्स या बुक गिल्स होते हैं, किसी में ट्रू गिल्स होते हैं और किसी में लंग से होते हैं। सो ये थे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा है
लंग्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। पहले देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिए। पहले है एक्सटर्नल नेरीज, एक्सटर्नल नेर्स, उसके बाद नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर्स भी कह सकते हैं, उसके बाद इंटरनल नेरीज, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या है, ब्रोंकाई, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, then secondary bronchi, then initial bronchioles, then terminal bronchioles, then alveolus। ठीक है, और alveolus ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके ऑनवर्ड जो ये सारे स्ट्रक्चर्स है, ये किस में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बनता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किस तरीके से ईयर आता है, वो किस तरीके से मूव करता है, कहां कहां पहुंचता है। तो हम पहले स्टार्ट कर देखिए, जो एक्सटर्नल नेरीज, नेजल कैविटी और इंटरनल नेरीज, इसको हम नोज कहते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स तो हमने डाइजेशन में पढ़ा है, ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, और इस सब को हम बोलते हैं ब्रोंकाई ट्री, इस सब को हम बोलते हैं ब्रोंकाई ट्री। नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट द रेस्पिरेटरी पार्ट, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम स्टार्ट करेंगे अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जिसका हम पहला पार्ट स्टडी करेंगे, दैट्स नोज। जो नोज है ये एक एक्सटर्नल प्रोजेक्शन है, जिसका ये पहला फ्रंट पार्ट इसे बोलता है एपेक्स ऑफ द नोज, और जो ये है इज अ रूट ऑफ द नोज। तो नोज जो है इज अ पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर present on the face, which has क्या क्या है नोज को, इसका जो टिप होता है उसे बोलते हैं एपेक्स ऑफ द नोज, विच हैज एपेक्स ऑफ नोज एंड रूट ऑफ द नोज, रूट ऑफ द नोज। जो ये टिप है नोज का इसे बोलते हैं एपेक्स, और जो ये पार्ट है नोज का जो अटैच है फ्रंटल बोन के साथ, इसे बोलते हैं रूट। और जिस जगह पे रूट पाया जाता है उसे हम कहते हैं नेजन, NASION, नेजन। तो नोज जो एक पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर है, एक pyramid shaped स्ट्रक्चर है, दैट्स प्रेजेंट ऑन द फेस। इट हैज एन एंटीरियर एंड, एक पॉइंटेड एंड है, जिसे हम बोलते हैं एपेक्स, और इसका जो पीछे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं रूट ऑफ द नोज। जो रूट ऑफ द नोज है दैट्स अटैच्ड विद द फ्रंटल बोन, जिसे हम नेजन कहते हैं, NASION। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये पूरा पार्ट है फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द रूट, जो ये पूरा पार्ट है, ये अपर पार्ट है, इसे बोलते हैं डोर्सम ऑफ द नोज। अपर पार्ट ऑफ नोज, upper part of nose, which ranges in between tip and a root of nose,
इसे हम कहते हैं डॉर्सम, इसे हम कहते हैं डॉर्सम, यानी कि जो अपर पार्ट है नोज का पूरा एरिया, इसे कहते हैं डॉर्सम। जो नोज है ये बनी है दो चीजों की, एक तो इसके आगे साइड से कार्टिलेज है, और जो अपर पार्ट है इसे हम कहते हैं, ये जो अपर पार्ट है ये बना है बोन्स का। सो नोज इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, nose is composed of two parts, namely cartilage and bones। बोन्स को हम कॉमनली कहते हैं नेजल बोन्स, और ये दो होते हैं। बोन्स को हम कॉमनली कहते हैं नेजल बोन्स, बोन्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, नेजल बोन्स। ये दो होते हैं, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी कि दो नेजल बोन्स हैं। और जो कार्टिलेज है ये तीन है, ध्यान से देखिए। एक ये वाली कार्टिलेज, यहां से देखो, ये जो नोज की टिप पे जो कार्टिलेज है इसे बोलते हैं हम एलार कार्टिलेज, एलार कार्टिलेज, ठीक है। और जो ये वाली कार्टिलेज है इसे बोलते हैं लेटरल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज। और एक और है जो नोज को अंदर से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं हम सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज। तो कार्टिलेज तीन है, यहां देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, इसे बोलते हैं हम एलार कार्टिलेज। और जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम लेटरल कार्टिलेज, जो अंदर से नोज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम सेप्टल कार्टिलेज। नोज का जो एंटीरियर रीजन है जहां से ईयर अंदर जाता है इसे बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल्स, या इसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल। नोज के तीन पार्ट्स है, एक सेकंड यहां मैं इसको इस तरह लिखता हूं। हम नोज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, नोज के हम तीन पार्ट्स लेते हैं। पहला है फर्स्ट पार्ट, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नेरीज, एक्सटर्नल नेरीज, और इसे हम नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं। ये कौन सा पार्ट है, ये टू एपर्चर्स present on anterior side, through which ear enters inside, जिसके थ्रू ईयर अंदर जाता है। तो एक्सटर्नल नेरीज जो है हम नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं, ये वो दो एपर्चर से एंटीरियर साइड से नोज के, जहां से ईयर जो हम इनहेल करते हैं, जहां से ईयर जो है नोज के अंदर पास होता है, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नेरीज। दूसरा है जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। दूसरा पार्ट जो नोज का है हम इसे कहते हैं नेजल कैविटी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ नोज इज नेजल कैविटी। क्या है नेजल कैविटी? द स्पेस इनसाइड द नोज, स्पेस inside the nose is known as nasal chamber या nasal cavity। जो नोज के अंदर जो जगह है या नेरीज के अंदर जो जगह है या नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो स्पेस है, इसे हम कहते हैं नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। जो ये नेजल कैविटी है, it's divided in two parts, कौन? by nasal septum।
यानी कि जो नेजल सेप्टम है वो इसे दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि जो अंदर नेजल कैविटी है इट हैज बीन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स बाय द नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम जो है ये बना है सेप्टल कॉर्टिलेज का, ये इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, इस नेजल कैविटी में तीन पार्ट्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स एसोसिएटेड विद द नेजल कैविटी। कौन कौन सा पार्ट, ध्यान से देखो बेटा। पहला है, इसे हम बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल वेस्टिब्यूल जो पहला पार्ट है नोज का, दैट इज नेजल वेस्टिब्यूल। देखो नेजल वेस्टिब्यूल जो है ये इमीडिएटली नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो जगह है उसी को हम बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। प्रेजेंट इमीडिएटली एंटीरियर टू नॉस्ट्रिल्स, यानी कि नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो जगह है उसी को बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। इसमें पाए जाते हैं नेजल हियर्स, इसमें पाए जाते हैं नेजल हियर्स। तो क्या रोल है नेजल हियर्स का? ये ट्रैप करते हैं कि नहीं डस्ट पार्टिकल को। जब ईयर हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो शायद उस ईयर में डस्ट पार्टिकल होगा, पोलन्स होंगे या कुछ और चीजें होंगी, पैथोजेंस होंगी, तो ये नेजल हियर उसे ट्रैप करता है। फंक्शन क्या है इसका? ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, पैथोजेंस एटसेट्रा, यानी कि ये फिल्ट्रेशन करता है। ये इस ईयर को क्या करता है? फिल्टर करता है। इस नेजल वेस्टिब्यूल में होते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो क्या सेक्रीट करते हैं? म्यूकस। तो जो ये म्यूकस सेक्रीट होता है, ये म्यूकस इस डस्ट पार्टिकल को, पैथोजन को वहीं पर ट्रैप करता है। नेजल हियर्स रोकते हैं इस डस्ट को या इन पोलन्स को या इन पैथोजेंस को, और उसके बाद जो गॉबलेट सेल्स है वो सेक्रीट करते हैं म्यूकस। उस म्यूकस में जो ये पैथोजन है ये ट्रैप हो जाता है। जो नेजल वेस्टिब्यूल है इसमें सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। नेजल वेस्टिब्यूल में सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट है, इसे बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा पार्ट है? ध्यान से देखिए, ये नोज के अंदर वाली जगह है रेस्पिरेटरी पार्ट। इसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स है। इसमें म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो सेक्रीट करते हैं म्यूकस। जो ये ब्लड वेसल्स है ये एक्चुअली इसमें जब ब्लड फ्लो होता है तो उस ब्लड के फ्लो होने से हीट जनरेट हो जाती है जो इनकमिंग एयर को वार्मथ देते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस जो हवा होती है वो ठंडी होती है वो एयर। तो ये जो इसमें रेस्पिरेटरी पार्ट में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं हीट, उस हीट से इस एयर को गर्मी मिलती है। सो ये एक्ट करता है एज ए एयर कंडीशनर। ये एक्ट करता है एज ए एयर कंडीशनर। जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। यानी कि जो रेस्पिरेटरी पार्ट है इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। और जो ये रेस्पिरेटरी पार्ट होता है इसमें पाए जाते हैं तीन बोन्स होते हैं इसमें।
जिन्हें हम कहते हैं 3 बोन्स प्रेजेंट, कॉमनली नोन एज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव, कॉन्केव या कॉन्केव बोलते हैं उनको। तो ये जो 3 बोन्स पाए जाते हैं कहां पे? रेस्पिरेटरी पार्ट में, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्केव। ये कौन कौन सी बोन होती है? मैक्सिलरी, मैक्सिलरी बोन, इथमॉइड बोन और नेजल बोन्स। तो जो बोन्स इस पार्ट में एसोसिएट, यानी कि इन बोन्स को हम कॉमनली कहते हैं कॉन्केव या टर्बिनेट्स भी एक नाम है, टर्बिनेट्स, टर्बिनेट्स या कॉन्केव को बोलते हैं। तो ये जो एक बोन्स है ये 3 तरह के हैं, मैक्सिलरी, इथमॉइड या नेजल बोन्स। इन्हें आप कॉमनली याद रख सकते हो MEN, मैन, M फॉर मैक्सिला, ठीक है, E फॉर इथमॉइड और N फॉर नेजल बोन्स। तो ये पार्ट जो था रेस्पिरेटरी पार्ट। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में रिच ब्लड वेसल्स होते हैं, म्यूकस यानी कि गॉबलेट सेल्स है, और इसमें स्यूडोस्ट्रैटिफाइड सीलेटेड कॉर्नल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। ये एक्ट करता है एज एयर कंडीशनर। और इसमें 3 बोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्केव टर्बिनेट्स, जो है मैक्सिलरी, इथमॉइड एंड नेजल बोन्स। नाउ वी विल सी कैसे होते हैं ये बोन्स। ध्यान से देखो बेटा, आई विल शो यू हाउ दिस बोन्स आर। ये इस तरह ये बोन्स पाए जाते हैं। इस तरह ये 3 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहले जो ये स्पेस है, ये यहां पे जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं मियाटस, मियाटस। क्या है मियाटस? स्पेस बिटवीन द कॉन्केव। जो ये बोन्स होते हैं, इन बोन्स के बीच में जो स्पेस है, इन्हें हम बोलते हैं मियाटस। क्या बोलते हैं हम इन्हें? मियाटस। अब ध्यान से देखिए, जब ईयर आ जाता है वो यहां से पास आउट, वो सर्कुलेट हो जाता है, यहां से सर्कुलेट हो जाता है, इसलिए ये एक्ट करता है एज अ एयर कंडीशनर। ये 3 बोन्स जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं, टोटल ये 6 है। टोटली क्या है? 6। यानी कि एक चैम्बर में 3 बोन्स और दूसरी चैम्बर में भी 3 बोन्स, क्योंकि नेजल कैविटी के 2 चैम्बर्स है, राइट चैम्बर एंड लेफ्ट चैम्बर। जो राइट चैम्बर है इसमें 3 बोन्स है, और जो लेफ्ट चैम्बर है इसमें भी 3 बोन्स है। टोटली कितने बोन्स है? 6 बोन्स। अगर हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ये ट्रैकिया है, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज गुलेट। ये ईसोफेगस की ओपनिंग है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स,
विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये डायग्राम इससे पहले भी हमने डाइजेशन में दिखाई थी, वहां पे हमने बक्कल कैविटी का स्ट्रक्चर दिखाया था, इफ यू रिमेंबर। तो यहां पे हम दिखाएंगे नेजल कैविटी का, यह है नेजल कैविटी, यह है बक्कल कैविटी, एंड सपोज दैट इज द टंग। Now this is a nasal cavity. ये है nasal cavity और यहां that is the nostrils. I will label it nostrils और यहां से ear pass on होता है. This is mouth. ठीक है, इसे हम कहते हैं nasal कैविटी। इस नेजल कैविटी में मैं इसको एक हाथ दिखा रहा हूं। इस नेजल कैविटी में 3 तरह के सेल्स बोन्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये 3 स्ट्रक्चर्स है, ये 3, इन्हें हम बोलते हैं कोंके। वी कॉल देम एज ए कोंके, या इन्हें हम बोलते हैं टर्बिनेट्स, CONCHAE, और वी कैन कॉल देम एज ए टर्बिनेट्स। इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसे हम कहते हैं मियाटस, MEATUS। जब ईयर यहां से जाता है तो ईयर यहां से ऐसे सर्कुलेट करके आ जाता है, ध्यान से देखो बेटा। जब यहां से ईयर चला जाता है, ईयर, तो ईयर ऐसे सर्कुलेट करके यहां से पास ऑन होके कहां जाता है, ट्रैकिया में। यहां पे है, दीज आर द इंटरनल नेरीज। सो ये जो 3 बोन्स है कोंके, इनके बीच में स्पेस है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम ईयर लेते हैं, तो ईयर इन 3 बोन्स के बीच में से सर्कुलेट हो जाता है। ये सीधी सी बात है। अगर ईयर को स्ट्रेट जाना होता, अगर सीधे ईयर को जाना होता, तो शायद उस ईयर को टाइम नहीं मिलता उसे वार्म अप देने के लिए। क्योंकि ये जो ईयर है, ये सर्कुलेट होता है इन 3 बोन्स के बीच में, यानी कि ये ऐसे सर्कुलेट हो जाता है। तो जब ये ईयर सर्कुलेट हो जाता है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हम एक स्ट्रेट रोड पे जाएंगे तो शायद इसमें हमारी स्पीड तेज होगी, हम इसमें जो है स्लो नहीं मूव करेंगे। लेकिन अगर हमारा पाथ सर्कुलर होगा, कर्व्ड होगा, तो वी विल मूव स्लोली, तो हमें इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह जब हम एयर इनहेल करते हैं, इन 3 बोन्स के बीच में ये जो एयर है, ये सर्कुलेट होता है, क्योंकि इसमें ये कर्व्ड पाथ होके ये पास ऑन होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब ईयर को थोड़ा टाइम लगता है, तो ये जो कैपिलरीज है वो हीट जनरेट करते हैं, जो इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं इस रेस्पिरेटरी पार्ट में, तो वो वार्म अप देते हैं किसे, इस ईयर को। तो इससे जो ईयर है ये थोड़ा हम कह सकते हैं गर्म होके पास ऑन होता है बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर हम कोल्ड ईयर डायरेक्टली लेंगे, इट कैन इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए जो ये रेस्पिरेटरी पार्ट है, इसमें जो ब्लड वेसल्स है, ये एक्चुअली इस ईयर को क्या करता है, कूल गर्म करते हैं, वार्म करते हैं। सो इसलिए ये एक्ट करता है एज अ ईयर कंडीशनर। थर्ड पार्ट जो है यहां पे मैं दिखाता हूं, इस वाले पार्ट में, इसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी पार्ट। सो जो थर्ड पार्ट है नेजल कैविटी का, जो थर्ड पार्ट है दैट इज ओल्फैक्टरी पार्ट। जो ये ओल्फैक्टरी पार्ट है,
ये जो ऑल्फैक्टरी पार्ट है इसमें पाए जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें पाया जाता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो एक्चुअली सेंसरी इन नेचर है। ये सेंसरी इन नेचर है, सेंसरी इन नेचर, और इन्हें कॉमनली कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ये वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। कहां पे पाया जाता है? टॉप पे, ये अपर पार्ट पे पाया जाता है, टॉप रीजन पे, अपर रीजन पे पाया जाता है, यानी कि ये रूफ के साथ अटैच होता है। तो ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है इन स्मेलिंग, ऑल्फैक्शन, ये स्मेलिंग में हमें हेल्प करता है। तो दैट मीन जो ऑल्फैक्टरी पार्ट है ये सेंसरी नेचर है, इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, प्लस इसमें एक और चीज पाई जाए, इसमें भी गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, इसमें भी गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें भी म्यूकस जनरेट हो जाता है। और ये कहां पे पाया जाता है? पीछे के साइड से, पोस्टीरियर साइड, बट एट अपर रीजन, पोस्टीरियर साइड बट अटैच टू द अपर साइड। और इसमें इस जो ऑल्फैक्टरी पार्ट में एक मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं निडेरियन मेम्ब्रेन। निडेरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, निडेरियन मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं निडेरियन एपिथेलियम भी, SCHNIDERIAN, निडेरियन मेम्ब्रेन या निडेरियन एपिथेलियम। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? ऑल्फैक्टरी पार्ट में। ये सारे मिलकर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और निडेरियन मेम्ब्रेन मिलकर हेल्प करते हैं किसमें? इन ऑल्फैक्शन। और उसके बाद ध्यान से देखिए, जब ईयर यहां से गया थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ये सर्कुलेट होता है बिटवीन दीज बोन्स, यानी कि थ्रू मीट्स, और इंटरनल नेरीज के जरिए ये नीचे आ जाता है। इंटरनल नेरीज के जरिए ये आता है किसमें? नेजोफैरिंक्स में, नेजोफैरिंक्स। उसके बाद ये नीचे आ जाता है ओरोफैरिंक्स में, नीचे आता है ओरोफैरिंक्स में। उसके बाद लैरिंजोफैरिंक्स में आगे किसमें चला जाता है? ट्रैकिया के अंदर। इस तरीके से जो ये ईयर है फ्लो हो जाता है। तो जो इस नेजल कैविटी के पोस्टीरियर ओपनिंग्स है उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल नेरीज। वो ये दो है इंटरनल नेरीज। तो जब हम ईयर लेते हैं तो वो नॉस्ट्रल्स के जरिए पहुंचता है नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी के जरिए जो पीछे इंटरनल नेरीज है उनके थ्रू कहा जाता है? इनटू द फेरिंग्स पार्ट और फाइनली इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंजोफैरिंग्स। ईयर जो है पहले नेजोफैरिंग्स में, उसके बाद ओरोफैरिंग्स में, और उसके बाद कहां पहुंचता है? इनटू द ट्रैकिया। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द नोज। स्टूडेंट्स, जो नेजोफैरिंग्स है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बोला था, जो नेजोफैरिंग्स है, जो हमारी कान का स्टेचन ट्यूब है, वो ओपन होता है इनटू द नेजोफैरिंग्स टू बैलेंस द एटमॉस्फेयर, टू बैलेंस द प्रेशर। जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारे बॉडी का इंटरनल प्रेशर है उसके बीच में बैलेंस होता है। कभी अगर हम बाहर, कभी हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं जहां एयर का प्रेशर बहुत लो होता है, व्हाट हैपेंस दैट टाइम? जो अंदर का गैस है या अंदर का प्रेशर है या जो अंदर के गैसेस है ये फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें इस यूस्टिचियन ट्यूब के जरिए बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा ईयर ड्रम जो है कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो जाता है और हमें लगता है कि हमें जो सुनाई कम देता है या हमें शोर होता है कान में। ये तब होता है जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं या जब हम बाय ईयर जाते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि कुछ शोर सा सुनाई देता है कान में। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो ईयर का यूस्टिचियन ट्यूब है वो नेजोफैरिंग्स में ओपन होके उस अंदर के इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस करता है। अगर कभी बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये गैस जो है ये फ्लो होने की कोशिश करता है बाहर, जिसकी वजह से हमारे जो ईयर ड्रम्स है
वो वाइब्रेट हो जाते हैं। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या रीड किया, एक तो हमने पढ़ा ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर हमने 4 स्टेप्स पढ़े रेस्पिरेशन के, इसमें आता है ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनएरोबिक में हमने पढ़ा फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सरफेस, या हम कह सकते हैं जो हम व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके लिए थिन जो है सरफेस थिन होनी चाहिए, उसमें वो सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो सरफेस में ब्लड वेसल्स और उसका एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में ह्यूमंस में 2 रेस्पिरेटरी सरफेस है, एक है स्किन और दूसरा है लंग्स। जो स्किन है वो उसका तो थिक है, उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है और उसका सरफेस एरिया बहुत कम है 1.5 मीटर स्क्वायर, उसमें ब्लड वेसल्स भी कम है, तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद जो लंग्स है, लंग्स का सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर के आसपास है और उसमें हाई कंटेंट ऑफ ब्लड वेसल्स और थिन जो एरिया और वो मॉइस्ट भी है, तो उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा है। फिर हमने पढ़े रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे हमने देखा बॉडी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो वो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा में होता है या फ्लैट हेलमिंथेस में होता है। और उसके बाद में देखा जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन फ्रॉग और अर्थवॉर्म में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बुक लंग्स है, बुक गिल्स जो आर्थ्रोपोड्स और जो इनमें मोलस्कन्स में होते हैं। फिर हमने पढ़े पाइस जो गिल्स जो हमने पाइसिस में पढ़े, जो पाइस में होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा लंग्स जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं नोज। नोज में हमने 3 पार्ट्स पढ़े, एक्सटर्नल नेरीज हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के साथ हमने पढ़ा इंटरनल नेरीज। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लैरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स तो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप चाहो तो जो प्रीवियस लेक्चर है डाइजेशन का तो वो आप रीड कर सकते हो जिसमें फेरिंग्स आता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।